भाई साहब, मैंने एक दिन पहले नेपाल पे एक वीडियो डाला और देखते ही देखते उसको 2 मिलियन व्यूज आ गए। चलो व्यूज आ गए वो ठीक है, लेकिन उसके जो कमेंट देखे तब मेरा दिमाग खराब हो गया। ऑलमोस्ट सभी एक ही बात कह रहे थे कि इंडिया में भी ऐसी क्रांति की आवश्यकता है। तो मुझे लगा कि ठीक से बैठ के इस मुद्दे पे बात करते हैं कि भारत में क्या इस चीज की आवश्यकता है, क्या इस क्रांति की आवश्यकता है, भारत में ऐसा पॉसिबल है। तो मेरा साफ साफ शब्दों में इतना ही कहना है कि भारत में ये पॉसिबल नहीं है और ना ही ये पॉसिबल कभी होगा। मैं आपको 3 अलग अलग नजरिए से बताता हूं कि भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। और इस कारण में सबसे पहला कारण है हमारा फाउंडेशन। वो कहते हैं ना कि घर की नींव जब बहुत मजबूत होती है तो उसके ऊपर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना दो उस घर को कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही हमारे देश की नींव भी अहिंसा परमो धर्म पर आधारित है। गांधी जी कोई पागल नहीं थे जो घूम घूम के अहिंसा की बातें करते थे। वो चाहते तो बंदूक के दम पे भी देश आजाद करवा सकते थे, परंतु उनको पता था कि जिस सिद्धांत से, जिस तरीके से देश आजाद होगा उसी तरीके से, उसी सिद्धांत से आगे भी चलेगा। अगर बंदूक के दम पे देश को आजाद किया जाए तो आगे जब भी जरूरत होगी बंदूक के दम पे ही तख्ता पलट किया जाएगा। और उसका नतीजा आप खुद देख लो। क्या हमारे देश में आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए? क्या आंदोलन नहीं हुए? बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट आंदोलन होते आए। सबसे बड़ा एग्जांपल इमरजेंसी तक लग गया था, लेकिन हमारे देशवासियों ने कभी भी धैर्य नहीं खोया, इस तरीके से सड़कों पे नहीं आए और अपनी ही संपत्ति का नुकसान नहीं किया। अभी हाल ही में अफगानिस्तान का एग्जांपल देख लो। वहां तालिबानियों ने बंदूक के दम पे तख्ता पलट किया, परंतु उन्होंने अब एक अलग एग्जांपल सेट कर दिया है कि बंदूक के दम पे भी सत्ता पर आया जा सकता है। अब जब भी कभी देश में कुछ सही नहीं होगा, कुछ लोग बंदूक उठाएंगे, इसी तरीके से उपद्रव मचाएंगे, आग जलाएंगे और कुल मिला के तख्ता पलट हो जाएगा। क्या इस तरीके की बनी सरकार देश को आगे ले जाएगी? आप अफगानिस्तान की हालत देख लो, बहुत बुरी हालत हो रखी है। आप श्रीलंका की हालत देख लो, वो बैंकक्रप्ट हो चुका है। आप म्यांमार की हालत देखो, बार बार वहां पे गृह युद्ध चल रहे हैं। बांग्लादेश की हालत देख लो, जब से शेख हसीना वहां से गई है वहां और बुरा हो गया है। अब अच्छी बात यह है कि नेपाल वालों ने अपना अंतरिम पीएम सुशीला कार्की जी को चुन लिया है। अब देखना यह है कि नेपाल की पॉलिटिक्स में कौन सा मोड़ आता है। चलो आप एक बार सोच लो कि इंडिया में भी ऐसा ही हुआ। लोग सड़कों पे आ गए, उपद्रव मचाया, तोड़फोड़ की और कुल मिला के बीजेपी को हटाया और कांग्रेस आ गई या कोई और सरकार आ गई। अब क्या ये देश चला पाएगी? अब एक नया एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि इसी तरीके से तख्ता पलट किया जाएगा। अब आप खुद सोचो, क्या बीजेपी के सपोर्टर नहीं है? बीजेपी के पास इतने लॉयल सपोर्टर हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। सोचो, वह सत्ता में रहते हुए हिंदुत्व को प्रमोट करती है, अगर वो सत्ता में नहीं हुई तो किस हद तक वो सड़कों पे आ जाएगी, शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास इतनी लॉयल जनता है कि वो उस पर मर मिटने को तैयार हो जाए। कुल मिला के बात सिंपल सी है कि जो बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। भारत का बीज यहाँ के शहीदों के खून से सिंचा गया है, यहाँ की महापुरुषों की वाणी से पनपा गया है, तो इस तरीके की संभावना बिल्कुल ही नहीं होगी। हमारे देश में आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। आज हम जहां पर भी हैं वहां पर आने के लिए हमें 75 साल लगे और अब एक उपद्रव मचाए और देश 20 से 25 साल पीछे चला जाए, ऐसा कोई देशवासी नहीं चाहेगा। चलो अब बात करते हैं दूसरा ऐसा कारण जिसकी वजह से भारत में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो है भारत का स्ट्रॉन्ग लीडर। आप चाहो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन एक बात तो आप मानते हो कि मोदी जी स्ट्रॉन्ग नेता तो हैं, वरना इतने बड़े देश में, लोकतांत्रिक देश में 10 से 12 साल तक पीएम बने रहना आसान काम नहीं है। और नेपाल के साथ यही दिक्कत थी कि वहां जो भी सरकार आई वो गठबंधन की सरकार रही, कोई भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। अब उससे होता क्या था कि कुछ भी डिसीजन अपने मन का नहीं होता था, वहां कोई ना कोई अड़चन करके ही रहता था। आप खुद समझदार हो कि गठबंधन की सरकार किस तरीके से चलती है। वहां कुछ भी डिसीजन लिया जाता है तो कोई ना कोई उसमें टांग अड़ाता है और उस डिसीजन को होने ही नहीं देता है। और इन सब में होता क्या है कि नेता अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं, घोटाले करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। वो ऊपर बैठा हुआ ये सोचता है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया और इसने अपना सपोर्ट खींच लिया तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। हमारे देश में मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी गठबंधन की सरकार बनी और आप खंगालोगे तो सबसे ज्यादा घोटाले भी उसी टाइम देखने को मिले। अब मैं ये कांग्रेस पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहता कि उन्होंने करवाया, गठबंधन में होता ही कुछ ऐसा ही। अब आप खुद देख लो, 2014 के बाद जब से मोदी जी पूर्ण बहुमत से आए, एक से एक हार्ड डिसीजन को लेने में भी उनको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। और फिर चाहे कुछ लोग सपोर्ट करें या ना करें, और ऐसी चीजों का फायदा तुरंत नहीं दिखता, लंबे समय बाद इस चीजों के फायदे दिखने नजर आते हैं। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं, बीजेपी की तीसरी बार सरकार चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा यही बनी रहेगी, क्योंकि यही तो लोकतंत्र की सुंदरता है। यहाँ पे बदला जाता है, कोई ना कोई नया पीएम आएगा, हो सकता है कांग्रेस का पीएम आ जाए, लेकिन मेरा बस इतना ही कहना है जो भी आए
वो पूर्ण बहुमत का है, ऐसे गठबंधन की तरीके से ना आए, वरना फिर देश का हालत क्या होगा आप खुद समझ सकते हो। आज बिहार की हालत के पीछे भी यही सबसे बड़ा कारण है। लंबे समय से वहां गठबंधन की सरकार बनती आ रही है और एट द एंड होता क्या है, हमारी जैसी जनता इस चीज को सफर करते हैं, वो परेशान होती है, उनको कोई नहीं सुनने वाला होता है। चलो अब तीसरे कारण पे आते हैं कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता, वो है भारत की डाइवर्सिटी। क्योंकि भारत की भाषा में विविधता है, यहाँ की वेशभूषा में विविधता है, यहाँ की हवा में विविधता है, यहाँ की प्रकृति में विविधता है। विविधता है खाने के ढंग में, रहने के ढंग में, बोलने के ढंग में, चलने के ढंग में। यहाँ एक ही भगवान को अलग अलग ढंग से पूजा जाता है, यहाँ एक ही जमीन को अलग अलग ढंग से जोता जाता है। और सबसे बड़ी डाइवर्सिटी है हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी में। पहले हमारा देश सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहता था, लेकिन आज की कंडीशन ऐसी नहीं है। हमारा देश एग्रीकल्चर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर में भी बहुत अच्छा कर रहा है। अगर मैं हाल ही के डाटा की बात करूं तो आज एग्रीकल्चर हमारे देश की इकोनॉमी में 15% हिस्सा रखता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग 14%, कंस्ट्रक्शन 9%, होटल और ये सब वगैरह जो है 16% रखता है, फाइनेंस 26% रखता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस ये 15% रखता है। कुल मिला के हमारी देश की इकोनॉमी एक बैलेंस इकोनॉमी है। यहाँ पे कोई एक इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि देश बर्बाद हो जाएगा। और ये सब हमने 2014 के बाद हासिल नहीं किया है। जब से देश आजाद हुआ है तब से धीरे 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 होता आया है। अब चाहे उस बीच में कांग्रेस सरकार आई हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, उन सभी का ये योगदान है। जबकि नेपाल की बात करें तो नेपाल का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री पे डिपेंड था और वो है होटल इंडस्ट्री। और जैसे ही सरकार ने एप्स बैन किए तो उनकी होटल इंडस्ट्री एकदम से ठप हो गई, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ही उनके होटल्स का प्रमोशन चलता था। तो आधा गुस्सा तो वही था। और फिर नेपाल की अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा 28% हिस्सा आता है उन लोगों का पैसा जो नेपाल में रहते ही नहीं है, वो बाहर के देशों में रहते हैं, वहां से कमा के अपने घर नेपाल में भेज। और ऐसे पैसे जो बाहर अपना खून पसीने से कमा रहे हैं और वो पैसा नेपाल में जाता है। और नेपाल के पॉलिटिक्स क्या करते थे, अपने बेटे बेटियों को लग्जरी लाइफ देते थे। तो ये गुस्सा तो फूटना ही था। चलो अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि भारत में नेपाल जैसी कंडीशन ना तो कभी पॉसिबल है ना कभी होगा। आप यार कमाल करते हो, एक तरफ तो भारत को अमेरिका, चाइना से कंपेरिजन करते हो, वहां के तराजुओं में तोलते हो कि उनके बराबर हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और एक तरफ आप नेपाल से कंपेरिजन कर रहे हो। मेरा नेपाल के लिए कोई हेट नहीं है, बट आप खुद समझो, नेपाल में अपने अलग मुद्दे हैं, वहां अलग चीजें चल रही है, हमारे अलग परेशानियां हैं, हम जो है अलग परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो इस तरीके से नेपाल का कंपैरिजन भारत के साथ करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी तो मैं अटल जी की बात पे इस वीडियो को खत्म करता हूं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।